हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय हिंद। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल डिप्लोमा लेक्चर में। आज हम बात करने वाले हैं डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर, जो कि 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट्स का, जो भी सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, उनका एक सब्जेक्ट रहने वाला है। ठीक है, तो काफ़ी दिनों से हमारे लेक्चर नहीं आ रहे थे, उसका कुछ कारण था। उसके बारे में कभी फुर्सत पे बात करेंगे। ठीक है, क्या कारण था, कैसे था, क्यों नहीं आए। ठीक है, लेकिन अभी हमको अगर टाइम मिला है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी को कंटेंट प्रोवाइड कर सकें, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर के बारे में। जैसा कि हमने अपने टेलीग्राम ग्रुप में एक पोल भी किया था, जिसमें काफ़ी सारे लोगों ने बताया कि सर आप सबसे पहले डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर डीएसएस को स्टार्ट कीजिए सबसे पहले। ठीक है, क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि उसमें ज़्यादा लोगों को दिक्कत भी आती है। ठीक है, हमने जब हम खुद पढ़ रहे थे तो हमको खुद रियलाइज़ हो रहा था कि हमको उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। ठीक है, क्योंकि उसमें न्यूमेरिकल पार्ट्स ज़्यादा हैं डिज़ाइन के पार्ट से, इससे थोड़ा सा स्टूडेंट्स को उसमें प्रॉब्लम होता है, थोड़ा सा दिक्कत होती है उस पार्ट्स को पढ़ने में। ठीक है, तो एक आसान तरीके से हम उस पार्ट को कवर करने की कोशिश करेंगे जिसमें आप सभी को सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। बाकी फिर भी अगर आप सभी को कोई डाउट आ जाता है, कहीं पे कोई दिक्कत होती है किसी भी क्वेश्चंस में, तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। आप टेलीग्राम ग्रुप को वहाँ से ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के बाद आप वहाँ से आप चाहें तो नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। काफ़ी सारे नोट्स वहाँ पे प्रोवाइड किए गए, चाहे आप 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हो, चाहे आप 6th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हो, वहाँ पे नोट्स भी प्रोवाइड किए गए हैं दोनों सेमेस्टर के। तो आप वहाँ से नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी अगर आपसे कोई क्वेश्चंस है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही आपसे हमारा फ़ोन नंबर मिल जाएगा 7080230152। आप उस पर हमको कांटेक्ट कर सकते हैं, हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं अपना जो भी डाउट है। ठीक है, तो वहाँ पे आप सभी को सारी जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे आप उसका सोल्यूशन आप सभी को मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज के लेक्चर को शुरू करते हैं बिना टाइम को गंवाए हुए। ठीक है, अब आपको सारी चीज़ समझ में आएगी कैसे क्या चीज़ें करनी है। ठीक है, बाकी एक क्वेश्चन और, अगर आप सभी को ये लेक्चर अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। बाकी अगर आप सभी QSP की क्लास भी साथ साथ चाहते हैं, इसके पैरेलल QSP की क्लासेस भी आप सभी की चले, अगर आप चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिएगा। ठीक है, हमको मैसेज कीजिएगा हमारे फ़ोन नंबर पर। ठीक है, कि सर लाइव क्लास QSP। ठीक है, इस तरीके से आप मैसेज करेंगे तो आप सभी की लाइव क्लासेस स्टार्ट की जाएंगी QSP की। ठीक है, तो जिसमें आप सभी के काफ़ी सारे कंटेंट भी क्लियर वहाँ पे कवर किए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। तो आज हम शुरू करने वाले हैं रिवेट कनेक्शन। ठीक है, इसके पहले का एक लेक्चर यूट्यूब पर पड़ा हुआ है, नीचे आप सभी को उसका प्लेलिस्ट का लिंक भी मिल जाएगा, आप वहाँ से उस लेक्चर को देख सकते हैं। ठीक है, आज हम रिवेट कनेक्शन के बारे में पूरा बात करेंगे, कैसे क्या चीज़ें होती है, कनेक्शन कैसे डिजाइन करते हैं, क्या क्या कनेक्शंस होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, रिवेट कितने प्रकार के होते हैं, अरेंजमेंट कितने प्रकार के होते हैं, उसमें फेलियर कैसे कैसे आता है, सारी चीज़ों के बारे में आज हम एक एक करके बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, बाकी कोई क्वेरी रह जाती है तो आप नीचे हमको कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, हमारा क्या चैप्टर आज का, रिवेटेड कनेक्शन, ये हमारा आज का टॉपिक बोल सकते हैं, चैप्टर बोल सकते हैं। ठीक, कुछ भी बोल सकते हैं। अगर आपकी बुक के हिसाब से देखें तो एक चैप्टर हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कनेक्शन। तो जानते हैं 2 या 3 या फिर मतलब 2 से अधिक कई मेंबर्स को जोड़ना है एक साथ, तो उसको कनेक्शन बोल देते हैं। और रिवेट क्या होता है, रिवेट एक प्रकार का, जैसे आपको कील आपने देखा होगा। ठीक है, कील क्या करते हैं, बहुत सारे चीज़ों को दीवार में खोसते हैं, कई जगह हम लकड़ी जोड़ने के लिए उसको भी क्या करते हैं, एक तरह से कनेक्शन करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो सेम उसी तरह से हमारा रिवेट भी होता है, लेकिन रिवेट में क्या होता है, ऊपर हेड बना होता है। ऊपर हेड बना होता है जो कि हमारा गोल हो सकता है, चपटा हो सकता है, और भी कई तरह के हो सकते हैं, अभी उसके बारे में बात करेंगे एक एक करके। और जो दूसरा हेड होता है वो फ्लैट होता है। ठीक है, उस पर कुछ नहीं होता है, वो फ्लैट होता है। उसको क्या करते हैं हम, हैमरिंग करके दूसरी तरफ हेड बनाते हैं ताकि हमारा कनेक्शन जो होता है वो कंप्लीट हो सके। उसके लिए क्या करते हैं, उस पर हैमरिंग करके बनाते हैं। ठीक है, अब एक रिवेट बना के हम यहाँ पे देखते हैं कि रिवेट में क्या क्या चीज़ें कैसे होती हैं। ठीक है, ये क्या होता है, ये कुछ हमारा रिवेट इस तरीके से रिवेट हमको देखने को मिलता है। ठीक है, कैसे, कुछ इस तरीके से रिवेट हमको देखने को मिलता है, जिसमें क्या होता है, इसको हम बोल देते हैं हेड।
इसको बोल देते हैं हम हेड, जो कि इनबिल्ट होता, मतलब पहले से ही बना होता है। अगर आप मार्केट में खरीदने जाएंगे तो इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा रिवेट। और इस पार्ट को क्या बोलते हैं हम, सैंक। इस पार्ट को हम बोल देते हैं सैंक। ये होता है हेड जो कि इनबिल्ट होता है, ये सैंक होता है, और ये लेंथ ऑफ द सैंक हो जाएगा, क्या होता है, ये लेंथ कहलाता है। और अगर सैंक के डायमीटर की बात करते हैं, ये जो होता है ये सर्कुलर हो सकता है, ये सर्कुलर होता है, ठीक है, बेसिकली सर्कुलर ही होता है ये। और ये जो हेड होता है ये अफ्रीका किसी भी शेप में हो सकता है, सर्कुलर हो सकता है, टेपर हो सकता है, फ्लैट हो सकता है, कई तरीके से हो सकता है, तो उसके बारे में भी बात करते हैं, ठीक है। और ये जो इसका डायमीटर होती है तो ये सर्कुलर होता है, ठीक है, जिसको हम फाई से प्रदर्शित करते हैं। इसको सैंक डायमीटर या फिर हेड डायमीटर बोल देते हैं। क्या, सैंक डायमीटर या फिर हेड डायमीटर, सॉरी रिवेट डायमीटर बोल देते हैं इसको। तो इस तरीके से कुछ हमारा अरेंज क्या होता है, रिवेट होता है। अब बात करते हैं रिवेट के बारे में कि रिवेट, अगर हमको रिवेट लगाना होगा, मान लेते हैं ये कोई प्लेट है, ठीक, ये एक प्लेट है और दूसरी प्लेट ये है। अब इन दोनों प्लेटों को हमने क्या करना, ऐसे ज्वाइन करना है। एक तो हम क्या कर सकते हैं, इसको नट बोल्ट से भी ज्वाइन कर सकते हैं, दूसरा हम रिवेट से ज्वाइन कर सकते हैं। नट बोल्ट से अभी हमको नहीं ज्वाइन करना है, चूंकि अभी हम रिवेट पढ़ रहे हैं तो हम यहाँ पे रिवेट की बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम रिवेट की बात करते हैं और रिवेट से हमको इनको ज्वाइन करना है। अब रिवेट से इसको ज्वाइन करने के क्या करेंगे, इसमें कोई होल नहीं है, जैसा कि आपसे को देखने मिल रहा है। मान लेते हैं ये कोई प्लेट है, इसमें कोई होल नहीं है, लेकिन हमें इसमें अब होल करना पड़ेगा। होल करने के लिए क्या करेंगे, हम होल कितना करेंगे, होल का डायमीटर कितना रखेंगे, जितना सैंक का डायमीटर उतना ही होल का डायमीटर होगा, या फिर इससे कुछ ज़्यादा होगा या फिर इससे कम होगा। जाहिर सी बात, अगर आप कॉमन सेंस भी लगाएंगे तो आप सभी को इससे कम तो नहीं देखने मिला। जितना ये डाया, अगर इससे कम डायमीटर का होल यहाँ पे हम करते हैं तो ये तो जाहिर सी बात है इंस्टॉल ही नहीं हो पाएगा उसमें। इससे अगर जितना है, अगर इतना ही हम होल का डायमीटर रखते हैं तो क्या होगा, इसमें थोड़ा सा इंस्टॉल करने में हमको प्रॉब्लम आएगी। क्योंकि उसमें ये क्या होगा, जब इसका ये साइड का जो पोर्शन है, ये क्या होगा, होल की साइड से जब घर्षण होगा इस दोनों के बीच में, फ्रिक्शन जनरेट करेगा, तो इंस्टॉल करने में दिक्कत होगी। बाकी अगर बात करते हैं कि गर्मियों में जानते हैं आप, स्टील है तो स्टील फैलेगा, ठीक है। लोहा क्या होता है, एक्सपैंड करता है, ठंडियों में क्या होता है, सिकुड़ता है। बाकी जब इसको इंस्टॉल करेंगे, जब हैमरिंग करेंगे दूसरे हेड पे, तो भी क्या होगा, ये हैमरिंग करेंगे तो भी ये क्या होगा, फैलेगा। तो इसके लिए अब आप एक कॉमन सेंस रहेगा, जब ये फैलेगा तो हमको क्या करना, इतना ही रखेंगे तो जाहिर सी बात है प्लेट में प्रॉब्लम आएगी, प्लेट खराब होने के चांसेस हमारे होंगे। इसलिए क्या करते हैं हम, इस सैंक डायमीटर से, जो कि हमारा रिवेट डायमीटर जिसको बोलते हैं, इस डायमीटर से हमारा होल का डायमीटर बड़ा रखा जाता है। कितना बड़ा रखा जाता है, अगर उसके बारे में बात कर लेते हैं तो जिसको हम अगर होल के डायमीटर की बात करते हैं, डाया ऑफ होल, डाया ऑफ होल, ये कितना रखा जाता है, जिसको हम स्मॉल डी से प्रदर्शित करते हैं। ये और ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। बाकी जब बात करेंगे बोल्ट की तो वहाँ पे अलग से बात करते हैं क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। अभी ये डी याद रखिएगा, ये डायमीटर ऑफ होल है और सैंक का डायमीटर हमारा 5 रखा जाता है। तो डाया ऑफ होल कितना रह जाएगा, 5 + 1.5 mm, ठीक है। ये कब लिया जाएगा, यदि इफ, यहाँ पे हम लिख देते हैं इफ सैंक का डायमीटर 25 mm तक है, मतलब कि सैंक का डायमीटर जो है वो हमारा 25 mm या उससे कम है, तब हम क्या करते हैं वहाँ पे डी बराबर 5, मतलब सैंक डायमीटर + 1.5 mm लिया जाता है। लेकिन अगर क्या करते हैं, 5 जो है ये हमारा 25 mm ज़्यादा हो जाएगा तो हम कितना लेंगे सर, तब डायमीटर ऑफ होल कितना हो जाएगा, 5 + 2 mm, ये हमारा डायमीटर ऑफ होल निकल के आता है, ठीक है। ये IS कोड के द्वारा बताया गया है, ये हम अपनी तरफ से कुछ ऐसा लिख नहीं रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए आप इसको याद रखिएगा। ये आपसे जब क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे तो बहुत सारे लोग यहाँ पे क्या करते हैं, मिस्टेक कर देते हैं, ठीक है। इसलिए आप इसको जरूर याद रखिएगा, ठीक है। ये करना, ऐड करना जरूरी होता है जब भी आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन के बारे में। ये तो बेसिक चीज़ें हो गई। अब क्लासिफिकेशन, कितने प्रकार के हमारे पास रिवेट होता है। अब अगर हम रिवेट की बात करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ रिवेट, तो रिवेट को कई तरीके से क्लासिफाई किया जा सकता है, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ
रिवेट। रिवेट के अगर क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, सबसे पहला एक तो उसके अकॉर्डिंग टू हेड हो सकता है, अकॉर्डिंग टू हेड, किस तरीके का उसका शीर्ष है, मतलब कि हेड किस तरीके से उसका बनाया गया उसके बारे में। सबसे पहले हमने जो अभी बताया था, एक तो कुछ इस तरीके से अभी हमने बनाया था, ठीक है, इसको बोल देते हैं हम स्नैप हेडेड रिवेट, ठीक है, स्नैप हेड रिवेट या फिर स्नैप हेडेड रिवेट, जिसमें ये जो हाइट होती है ये 0.75 होती है, ये 5 होता है, और ये जो हाइट ये जो हाइट होती है ये 1.65 होता है, ठीक है, इसको स्नैप हेडेड रिवेट बोल देते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, नेक्स्ट होता है हमारे पास पैन हेडेड रिवेट, ठीक है, क्या पैन हेडेड रिवेट, पैन हेडेड रिवेट कैसे होता है, पैन हेडेड रिवेट कुछ इस तरीके से होता है, ये 5 होता है, ये 1.65 होता है, ये 0.75 होता है, और ये तो 5 आप जानते ही हैं। ये हो गया स्नैप हेडेड रिवेट, ये हो गया पैन हेडेड रिवेट। नेक्स्ट हमारे पास होता है फ्लैट हेडेड रिवेट, ठीक है, क्या होता है फ्लैट हेडेड रिवेट, ये क्या होता है फ्लैट होता है, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगा, ये हो गया फ्लैट हेडेड रिवेट, ये हो गया फ्लैट हेडेड रिवेट, ठीक है, फ्लैट हेडेड रिवेट होगा, जिसमें क्या होता है, ये होता है हमारा 0.25, ये 25 और ये 5, ठीक है, ये हमारे पास होता है। 3 प्रकार का ये होगा। नेक्स्ट फिर तीन बात करते हैं हम कि पैन हेडेड रिवेट विद टेपर्ड नेक, पैन हेडेड रिवेट है ये, लेकिन टेपर्ड नेक हो गया, यहाँ पे क्या करते हैं हम इसी को बना देते हैं, ठीक है, आप समझिए, टेपर्ड नेक ये कुछ इस तरीके से हो गया, और यहाँ पे इसको हम राउंड कर देते हैं, ये हमारे पास हो गया टेपर्ड नेक, ठीक है, पैन हेडेड रिवेट विथ टेपर्ड नेक, ये हमारे पास हो गया। फिर हमारे पास आता है राउंडेड काउंटर संक, ठीक है, राउंडेड काउंटर संक रिवेट, यहाँ पे हम बनाते हैं, ठीक है, राउंडेड काउंटर संक कैसा होता है, राउंडेड, ये काउंटर संक बन गया, अब इसको क्या किया हमने, राउंड कर दिया, ये हमारे पास राउंडेड काउंटर संक हो जाता है, ठीक है। राउंडेड काउंटर संक की ये जो तिरछी ऊंचाई होती है ना, ये टोटल क्या होता है 1.55 होता है, ये तिरछी ऊंचाई हमारे पास 0.55 हो जाता है, ठीक है, तो ये राउंडेड काउंटर संक हो गया, ठीक है। आप सब में अंतर देखिए क्या क्या डिफरेंस सब में है, ठीक है, ये राउंडेड काउंटर संक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास होता है काउंटर हेडेड रिवेट, ठीक है, क्या काउंटर हेडेड रिवेट, काउंटर हेडेड रिवेट कैसा होता है, सेम इसी का ऑपोजिट, इसको आप उठा के ना ये चीज ऊपर कर दे, ये चीज नीचे कर दे, बस बन गया, ठीक, कैसे, ठीक है, ये हो गया, ठीक है, ये हो गया 1.65, ये हो गया राउंडेड, सॉरी हाँ, काउंटर हेडेड रिवेट, ठीक है, तो आप इसको यहाँ पे टेपर कर सकते हैं, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगा, राउंडेड काउंटर हेडेड रिवेट, तो ये हमारे पास 6 प्रकार की रिवेट हो गई, हमने आपको बताया, आपको ये सारी चीज़ समझ में आ गई। नेक्स्ट बात करते हैं, ये तो हो गया पहले बेसिस पे, किस बेसिस पे, अकॉर्डिंग टू हेड, ठीक है, अकॉर्डिंग टू हेड के आधार पर ये 6 प्रकार के हमारे पास रिवेट हो गए। नेक्स्ट बात करते हैं कि पावर ड्रिवन के आधार पर उसको किस तरीके से कहाँ पे किस तरीके से लगाया जा रहा है, अकॉर्डिंग टू पावर ड्रिवन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू पावर ड्रिवन। अगर बात करते हैं इसके आधार पर 3 प्रकार के हमारे पास रिवेट होते हैं, कौन कौन से, देखिए शॉर्ट में लिखते हैं, फुल में हम बताते हैं, PDS पावर ड्रिवन शॉप रिवेट, ठीक है, PDF पावर ड्रिवन फील्ड रिवेट, और HDF हैंड ड्रिवन फील्ड रिवेट, ये 3 प्रकार के हमारे पास होती है। या तो क्या कर सकते, देखिए 3 तरीके से हम कर सकते हैं, या तो हम कर सकते हैं किस तरीके से कि जो रिवेट है उसको मैकेनिकली हम इंस्टॉल करें और किसी शॉप में करें, तो वो पावर ड्रिवन शॉप रिवेट हो। लेकिन फिर सेकेंड हम क्या कर सकते हैं, पावर ड्रिवन मतलब मैकेनिकली ड्रिवन तो कर सकते हैं, मैकेनिकली इंस्टॉल तो कर सकते हैं, लेकिन फील्ड में जहाँ पे हमको स्ट्रक्चर बनाना है हम वहीं पे इंस्टॉल करें, तो ये हो गया पावर ड्रिवन फील्ड रिवेट। एक क्या हो सकता है कि हैंड से ड्रिवन करें और कहाँ पे लगाएं, हम जहाँ पे काम हो रहा है, जहाँ पे एग्जीक्यूशन हो रहा है काम का, वहाँ पे लगाएं, तो वो हैंड ड्रिवन फील्ड रिवेट हो गया। तो ये 3 प्रकार के हो सकते हैं। अब तीनों के लिए स्ट्रेंथ सबके अलग हो, जो हमारा पावर ड्रिवन किया जा रहा है मतलब कि मैकेनिकली इंस्टॉल किया जा रहा है और किसी शॉप में किया जा रहा है,
तो जाहिर सी बात है उसकी स्ट्रेंथ फील्ड की स्ट्रेंथ से जाहिर बात ज़्यादा होगी। फिर अगर नेक्स्ट बात करते हैं, पावर ड्रिवन किया जा रहा है लेकिन फील्ड में किया जा रहा है, और वहीं पे अगर हैंड ड्रिवन किया जा रहा है फील्ड में किया जा रहा है, लेकिन पावर ड्रिवन जो होगा वो हमारा ज़्यादा, उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी किससे, हैंड ड्रिवन से। तो इस तरीके से तीनों कंपेयर कर सकता है, इसकी स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा, फिर इसकी स्ट्रेंथ इससे कम, और इसकी स्ट्रेंथ इससे भी कम, ठीक है। तो ये इस तरीके से हो सकता है, ठीक है। अब तीनों की जो स्ट्रेस होती है, ठीक है, क्या होता है, तीनों का जो स्ट्रेस होता है अगर उसकी बात कर लेते हैं, देखिए शियरिंग, बियरिंग और टियरिंग, तीनों में देखते हैं तीनों की स्ट्रेस कितनी होती है, ठीक है। तीनों का जो स्ट्रेस होता है वो कितना होता है। अगर शियर, देखिए 3 स्ट्रेस की बात करते हैं, जो भी जब भी आप यहाँ पे डिजाइन करेंगे, कोई भी मेंबर अगर आप डिजाइन करेंगे तो वहाँ पे 3 बेसिस पे डिजाइन करेंगे, एक तो शियरिंग स्ट्रेस, एक तो बियरिंग स्ट्रेस और एक टियरिंग के लिए, 3 फेलियर के लिए डिजाइन करेंगे। फेलियर के बारे में हम आगे फिर बात करेंगे फर्दर, लेकिन बेसिकली यहाँ पे हम देख लेते हैं कि इसके बेसिस पे कौन कौन से कितने कितने स्ट्रेंथ लिए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे शियरिंग की बात कर लेते हैं, यहाँ पे टियरिंग की बात कर लेते हैं, जिसको टेंशन फेलियर भी बोल देते हैं, और यहाँ पे बियरिंग स्ट्रेस की बात करते हैं। न्यूटन पर mm स्क्वायर में सब वैल्यू लिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ये होता है 100, ये होता है 100, ये होता है 300, ठीक है। फिर ये होता है 90, ये होता है 90, ये होता है 270, ये होता है 80, ये होता है 80, ये होता है 250। अब आप एक चीज़ नोटिस कीजिए, 10% रिड्यूस, 10% रिड्यूस, हर केस में क्या कर रहा है, ये स्ट्रेंथ 10% रिड्यूस हो जा रहा है, यहाँ पे भी 10% रिड्यूस कर दिया जा रहा है, यहाँ पे भी 10% रिड्यूस, सेम यहाँ पर भी 10%, यहाँ पर भी 10%, ठीक है। ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, लेकिन अगर आप अपनी बुक में देखेंगे तो बुक में अगर आपको ये टियरिंग स्ट्रेंथ आपको देखने को मिलेगी 150, 135 और 120, यहाँ पे भी 10% ये रिड्यूस किया गया, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप सभी का पावर ड्रिवन के आधार पर 3 प्रकार की रिवेट हो सकती है। नेक्स्ट क्या हो सकता है, ठीक है, ये आई होप की समझ में आया हो। नेक्स्ट अगर बात करते हैं कि उसको कैसे लगाया जा रहा है, किस तरीके से लगाया जा रहा है, ठीक है, ठीक है। थर्ड, एक तो मतलब सीधे लगाया जा रहा है या फिर गर्म करके लगाया जा रहा है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें एक हमारे पास आता है कोल्ड रिवेटिंग और दूसरा हॉट रिवेटिंग। क्या, कोल्ड रिवेटिंग और हॉट रिवेटिंग। कोल्ड रिवेटिंग, हॉट रिवेटिंग का क्या मतलब है, ये प्लेट हो गई दोनों, ठीक है, ये प्लेट हो गई। प्लेट में क्या किया हमने, रिवेट को इंस्टॉल किया, रिवेट को इंस्टॉल करने के बाद क्या किया हमने, इधर से हैमरिंग कर दिया, इधर तो हेड ऑलरेडी बना हुआ है, इधर हमने हैमरिंग कर दिया, ये हमारा रिवेट क्या हो गया, बन के तैयार हो गया, ठीक है, मतलब ये जॉइंट हमारा बन के तैयार हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं हॉट रिवेटिंग। रिवेट को क्या किया हमने, गर्म किया, अच्छे से गर्म किया, उसके बाद इसमें इंस्टॉल कर दिया, इंस्टॉल करने के बाद क्या किया, उसके बाद इस पर हैमरिंग की, तो उस तरफ मतलब उस समय उसको हॉट रिवेटिंग मतलब उसको हॉट करके जब उसमें इंस्टॉल किया जाए तो वो हमारा हॉट रिवेटिंग कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि अरेंजमेंट के बारे में, ठीक है। अरेंजमेंट के बारे में बात करते हैं कि कौन कौन से अरेंजमेंट होते हैं, ठीक है। अरेंजमेंट बात करने से पहले हम बात कर लेते हैं कि टाइप्स ऑफ जॉइंट कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के जॉइंट्स हमारे पास होते हैं, ठीक है। पहले जॉइंट की बात करेंगे, फिर हम अरेंजमेंट की बात करेंगे। अब जॉइंट और अरेंजमेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चंस फिक्स है आने, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चंस आपके फिक्स है, आना ही आना है, ठीक है। इसलिए बात करते हैं कि किसके बारे में, सबसे पहले हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ जॉइंट के बारे में, कितने प्रकार के हमारे पास जॉइंट्स होती हैं। टाइप्स ऑफ जॉइंट कितने प्रकार के होते हैं। जॉइंट हमारे पास 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी जॉइंट, एक तो लैप जॉइंट होता है, दूसरा होता है बट जॉइंट। कौन कौन सा, एक तो लैप जॉइंट होता है, एक बट जॉइंट होता है। अब अगर बात करते हैं लैप जॉइंट क्या होता है, ठीक है। लैप जॉइंट पे अब देखिए, यहाँ पे देखिए, ये एक मान लेते हैं मेंबर है और दूसरा मेंबर ये है। अब इन दोनों मेंबर को हमको ज्वाइन करना है। हम इन दोनों मेंबर को ऐसे एक दूसरे के ऊपर अगर इस तरीके से ज्वाइन करा रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से अगर इस मेंबर को ज्वाइन कर रहे हैं, एक मेंबर ये दूसरा मेंबर ये, दोनों को एक दूसरे के ऊपर रख के इस तरीके से ज्वाइन करा। अब क्या किया हमने,
अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक होल करेंगे, यहाँ पे होल करेंगे, यहाँ पे होल करेंगे, यहाँ पे होल करेंगे। अब इसको क्या किया हमने, होल करने के बाद इसको दोनों को ज्वाइन करा दिया, किससे, रिवेट से। तो ये लैप ज्वाइंट, क्योंकि देख रहे हैं आपको यहाँ पे लैप कराया जा रहा है, ये एक दूसरे के ऊपर लैप कराया जा रहा है, इसलिए इसको लैप ज्वाइंट बोल देते हैं। ठीक है, लैप ज्वाइंट में क्या हमको दिक्कत होती है, ठीक है, एक प्लेट ये थी हमारी, दूसरी प्लेट ये थी हमारी, दोनों को हमने होल करके इसमें कुछ इस तरीके से हमने रिवेट इंस्टॉल कर दिया। ठीक है, ये हमारी रिवेटिंग हो गई। अब इसमें क्या होता है, फोर्स कैसे लगेगा, फोर्स ऐसे लगेगा ना, ये हमारे पास फोर्स लग गया। अब इसमें देखेंगे आप, इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन कुछ यहाँ है, इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन कुछ यहाँ है, ये दोनों में इसेंट्रिसिटी आ रही है। ठीक है, इसेंट्रिसिटी आ रही है जिससे लोड की जो हमारे जो जॉइंट है, जॉइंट की स्ट्रेंथ हमारे पास कम आती है। ठीक है, जॉइंट की स्ट्रेंथ क्या होती है, इससे कम हो जाती है और हमको थोड़ा सा फिर प्रॉब्लम यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये होगा हमारे पास लेफ्ट जॉइंट। नेक्स्ट बात कर लेते हैं बट जॉइंट के बारे में। ठीक है, बट जॉइंट का था, अब बट जॉइंट ध्यान दीजिए, ये एक मेंबर, दूसरा मेंबर ये। अब इन दोनों को क्या किया हमने, ऐसे रख दिया। ठीक है, इन दोनों को ऐसे रख के हमने क्या किया, ज्वाइन किया। अब ऐसे करके अब यहाँ पे रिवेट को कैसे ज्वाइन करेंगे, ऐसे तो ज्वाइन हो नहीं पाएगा। अब क्या करेंगे, इन दोनों को ज्वाइन करने के बाद, ठीक है, अब इसके ऊपर से एक प्लेट लगा देंगे। अब यहाँ पे रिवेट लगा देंगे, यहाँ पे रिवेट लगा देंगे, तो दोनों को हम ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसको बोल देते हैं कवर प्लेट, जो कि ऊपर लगा हुआ है इसको कवर प्लेट बोल देते हैं। और ये दोनों का जो ये दोनों है इसको मेन प्लेट बोलते हैं। ये कवर प्लेट हो गया, ये दोनों मेन प्लेट हो गए। ठीक है, कैसे, यहाँ पे अगर हम फिगर बना के देखते हैं, ठीक है, एक प्लेट क्या किया हमने, इस तरीके से यहाँ रखा, दूसरी प्लेट हमने क्या की, यहाँ रख दिया, और फिर इसके ऊपर से ये हमने कवर प्लेट रख दिया। अब हम यहाँ पे ये हमने रिवेट लगाया, तो ये हमारा बट जॉइंट हो गया। लेकिन सिंगल कवर है, तो सिंगल कवर बट जॉइंट इसको बोल देते हैं, सिंगल कवर बट जॉइंट। अब देखिए यहाँ पे लाइन ऑफ एक्शन तो सेम है, लाइन ऑफ एक्शन क्या है, सेम है, लेकिन इसेंट्रिक नहीं है। लोडिंग जो है इस पर इसेंट्रिक नहीं होगी, क्योंकि ये एक ही तरफ लगा हुआ है। ठीक, ये हमारा कवर प्लेट एक ही तरफ लगा हुआ है। इसको लिख देते हैं कवर प्लेट, ये हो गया मेन प्लेट, ये हो गया कवर प्लेट, ये हो गया मेन प्लेट। तो कवर प्लेट की वजह से, चूंकि कवर प्लेट एक ही तरफ लगा हुआ, तो उसकी वजह से क्या होगा, इसकी थोड़ी सी इसेंट्रिसिटी की वजह से, ठीक है, यहाँ पे स्ट्रेंथ में हमें कमी देखने को मिलेगी। लेकिन अगर यहीं पे क्या करेंगे हम, ये एक मेन प्लेट हो गई, ये दूसरी मेन प्लेट हो गई, ये एक कवर प्लेट हो गई, और ये दूसरी कवर प्लेट हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम स्ट्रेंथ को ऐसे रिवेट को हमने लगा दिया। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, लोडिंग करेंगे, इस तरीके से हम लोडिंग यहाँ पे करेंगे। तो अब यहाँ पे ये सबसे बेटर, इन तीनों में सबसे बेटर जॉइंट आपसे को इसी को देखने को मिला है, सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ आपको इस जॉइंट की देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये इस तरीके से इसको डबल कवर बट जॉइंट बोलते हैं। क्या, डबल कवर बट जॉइंट, इसको हम डबल कवर बट जॉइंट बोलते हैं। तो ये तीन प्रकार के हमारे पास जॉइंट्स होते हैं। ठीक है, कौन कौन से, एक तो लैप जॉइंट हो गया, दूसरा बट जॉइंट पे एक सिंगल कवर बट जॉइंट हो गया, एक डबल कवर बट जॉइंट हो गया। ये तीन प्रकार के क्या होते हैं हमारे पास जॉइंट्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये टाइप्स ऑफ जॉइंट हो गए। अब अगर बात कर लेते हैं कि रिवेटिंग अरेंजमेंट कैसे करते हैं। ठीक है, अब इसमें अगर आपको आई होप कि लिखना हो तो आप लिख सकते हैं कि लैप जॉइंट क्या होता है, बट जॉइंट क्या होता है, सिंगल कवर बट जॉइंट क्या होता है, और डबल कवर बट जॉइंट क्या होता है। जैसे कि आपसे लिख सकते हैं बट जॉइंट में क्या लिखना है, जैसे अगर लैप जॉइंट की बात करते हैं। ठीक है, तो लैप जॉइंट में क्या अगर लिखना होगा आपको, जब समान मोटाई की अथवा असमान मोटाई की, देखिए ये जो मेन प्लेट है ये तो हो सकता है दोनों सेम थिकनेस की हो या सेम थिकनेस की ना हो,
यहाँ पे भी अगर सेम थिकनेस की हो सकती है, सेम थिकनेस की भी नहीं हो सकती। लेकिन अगर यहाँ पे मान लेते हैं सेम थिकनेस की नहीं है, तो यहाँ पे एक पैकिंग प्लेट लगाते हैं, ठीक है, ठीक, पैकिंग प्लेट जिसको बोल देते हैं। देखिए अगर इसकी थिकनेस मान लेते हैं, एक मेन प्लेट की थिकनेस इतनी है, दूसरी मेन प्लेट की थिकनेस इतनी है, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया, कवर प्लेट लगाया, यहाँ पे हमने एक कवर प्लेट लगाया, ठीक है, इस तरीके से हमने कवर प्लेट लगाया। अब यहाँ पे हमको एक पैकिंग प्लेट लगाने की ज़रूरत होगी, ठीक है, ये हमारा पैकिंग प्लेट इसको हम बोलते हैं। तो इस तरीके से पैकिंग प्लेट लगा सकते हैं। तो ये हमारा दोनों का थिकनेस सेम भी हो सकता है, दोनों का थिकनेस अलग अलग भी हो सकता है, जिसको हमको ज्वाइन करना है, ठीक है। तो इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। तो अगर आपको लैप जॉइंट में कुछ लिखना हो तो आप क्या लिख सकते हैं कि जब समान मोटाई की अथवा असमान मोटाई की प्लेटों को एक दूसरे के ऊपर रखकर रिवेट लगाकर, ठीक है, क्या एक दूसरे के ऊपर रखकर रिवेट लगाकर जोड़ा जाता है, तब यह जो लैप जॉइंट करता है, ठीक है। दो समान प्लेट अथवा असमान प्लेटों को जब एक दूसरे के ऊपर रखकर रिवेट लगाकर ज्वाइंट किया जाता है तो उसको लैप जॉइंट बोल देते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं बट जॉइंट को, जब दो समान अथवा असमान प्लेटों को एक दूसरे के आमने सामने रखकर जोड़ लगाया जाता है तो उसे क्या बोल देते हैं, बट जॉइंट बोल देते हैं। अब अगर सिंगल कवर बट जॉइंट से हम अगर बोल सकते हैं, जब दो समान प्लेटों, मतलब कि दो सेम डायमीटर की प्लेटों अथवा भिन्न भिन्न डायमीटर की प्लेटों, भिन्न भिन्न थिकनेस की प्लेटों को एक मतलब कि आमने सामने रखकर जोड़कर उसके ऊपर एक तरफ कवर प्लेट लगाकर ज्वाइन किया जाता है तो उसे सिंगल कवर बट जॉइंट बोल देते हैं। सेम इसी तरह से जब दोनों तरफ हम कवर प्लेट लगाते हैं तो उसको डबल कवर बट जॉइंट बोल देते हैं। इसको आप लिख सकते हैं यहाँ पे कवर प्लेट और ये हमारा मेन प्लेट। प्लेट ये हमारे पास होता है, ठीक है। ये जॉइंट के बारे में होगा। अब ये चीज़ आपको समझ में आएगा। अब हम बात करते हैं अरेंजमेंट के बारे में, ठीक, कौन कौन से अरेंजमेंट होता है, किस तरीके से हम रिवेट को, देखिए अब तक हमने क्या किया, प्लेट को कैसे हम रख सकते हैं। अब हम बात करें कि रिवेट को कैसे लगा सकते हैं, किस किस तरीके से लगा सकते हैं। क्या रिवेट को हम ऐसे ही लगाएं तो ज़्यादा स्ट्रेंथ आएगी, या फिर रिवेट को हम ऐसे लगाएं तो स्ट्रेंथ ज़्यादा आएगी, या रिवेट को हम एक यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, इस तरीके से लगाएं तो हमारी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। हमारी स्ट्रेंथ कब ज़्यादा होगी उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। तो अब हम अरेंजमेंट की बात करते हैं। आपकी ये जॉइंट के बारे में आपको समझ में आएगा क्या चीज़ें होती है और कैसे आपको लिखना है, ठीक है। अभी हम यहाँ पे न्यूमेरिकल की भी बात करेंगे। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिवेटिंग अरेंजमेंट की बात करते हैं। रिवेटिंग अरेंजमेंट की बात करते हैं, ठीक है। रिवेटिंग अरेंजमेंट देखिए तीन तरीके से क्या करते हैं हम रिवेट को प्लेट पर जोड़ सकते हैं, रिवेट से प्लेट को जोड़ सकते हैं। सबसे पहले क्या कर सकते हैं हम चेन रिवेटिंग कर सकते हैं। चेन रिवेटिंग कैसे करते हैं उसके बाद बात करते हैं। चेन रिवेटिंग एक हमारे पास क्या होता है, चेन रिवेटिंग। चेन रिवेटिंग मतलब कड़ी से कड़ी आप जोड़ते जाइए, मतलब सामने सामने आप एक एक रिवेट को लगाते जाइए, वो क्या होगा चेन रिवेटिंग। कैसे, ये हमारे पास एक प्लेट थी, दूसरी प्लेट ये हमारे पास थी, ये हमारे पास कवर प्लेट थी, ठीक है। हमने क्या किया, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 यहाँ पे हमने लगा दिया 1 2 3 1 2 3 1 2 3। इस तरीके से क्या किया हमने रिवेट को लगा दिया। अब देख रहे हैं आपको सामने सामने सारी रिवेट देखने को मिल रही है और सेम दूरी पर देखने को मिल रही है। तो ये क्या होगा, इस तरीके का अरेंजमेंट क्या कहलाता है, हमारा चेन रिवेटिंग कहलाता है, ठीक है। अगर यहीं पे बात करते हैं दूसरा डायमंड रिवेटिंग। डायमंड रिवेटिंग में क्या होता है, इसी को अरेंजमेंट बस हम चेंज कर रहे हैं, चेन के अरेंजमेंट को चेंज कर, बाकी और कुछ नहीं करेंगे क्योंकि हम चेन रिवेटिंग अरेंजमेंट पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इस रिवेट के अरेंजमेंट को हमको चेंज करना, बाकी सारी चीज़ें थिकनेस विकनेस इस करके 1 रिवेट 2 रिवेट 3 रिवेट, ठीक है।
जैसा देखिए यहाँ से इसको मान लेते हैं आप अलग कर दिए, आप इतने को देख रहे हैं। जब भी आप डिजाइन करेंगे, एनालिसिस करेंगे तो आप केवल एक तरफ का करेंगे, दूसरी तरफ का सेम होता है, इसलिए कभी भी दूसरी तरफ का एनालिसिस नहीं किया जाता, दूसरी तरफ का डिजाइन नहीं किया जाता, हमेशा एक तरफ का डिजाइन कर लिया जाता है, दूसरी तरफ का मान लिया जाता है, ठीक है। तो इसलिए हम केवल एक तरफ का डिजाइन करते हैं, ठीक है। अब इसमें किस तरीके कुछ इस तरीके का डायमंड रिवेटिंग आप सभी को देखने को मिल रहा है, इसलिए इसको डायमंड रिवेटिंग बोल देते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, थर्ड क्या होता है हमारे पास, जिग जैग रिवेटिंग। क्या? जिग जैग रिवेटिंग। अब जिग जैग रिवेटिंग क्या होता है, ठीक है। अगर जिग जैग रिवेटिंग की बात कर लेते हैं, देखिए जिग जैग रिवेटिंग क्या होता है, एक रिवेट यहाँ, दूसरा रिवेट यहाँ, तीसरा रिवेट, इसको प्लेट को थोड़ा सा लंबा बना लेते हैं जिग जैग के केस में, ठीक है। या फिर एक ही प्लेट को ऐसे बना के हम बस समझने की कोशिश करते हैं कि जिग जैग रिवेटिंग होता कैसे, ठीक। ये कोई प्लेट है, एक रिवेट यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, ठीक है, फिर चौथा यहाँ आपने लगा दिया, फिर ऐसे इस तरीके से लगा दिया, मतलब कि लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है किसी भी रिवेट का, ठीक है। इस तरीके से जब आपने रिवेटिंग अरेंजमेंट किया है तो इसको जिग जैग बोल देते हैं, ठीक है। जिग जैग मतलब क्या, ऐसे ऐसे, ठीक है, एक रिवेट यहाँ लगा दिया, दूसरा यहाँ, फिर यहाँ, इस तरीके से अगर आपने रिवेट को लगाया तो ये हमारा जिग जैग रिवेटिंग आपको सेम ऐसे देखने को मिल रहा है, एक यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर हो सकता है यहाँ पे भी एक रिवेट हो, फिर यहाँ से जाए, फिर ऐसे हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप सभी का रिवेटिंग देखने को मिलेगा, तो वो आपका जिग जैग रिवेटिंग कहलाएगा, ठीक है। तो ये 3 तरीके का रिवेटिंग अरेंजमेंट होता है हमारे पास, ठीक है, जो कि हम पढ़ते हैं। और इन तीनों से, ठीक है, रिवेटिंग अरेंजमेंट से अक्सर आप सभी के क्वेश्चंस पेपर में क्वेश्चंस देखने को यहाँ से मिलते हैं, इसलिए आप सभी इसको अच्छे से पढ़ के जाइएगा कि अरेंजमेंट रिवेट का कैसे होता है और टाइप्स ऑफ जॉइंट्स कौन कौन से होते हैं रिवेट के, इन सबको आप पढ़ के जरूर जाइएगा। बाकी हमने एक लास्ट ईयर एक क्वेश्चंस पेपर बनाया था, ठीक है, मतलब कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ थी, वहाँ पे हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ बनाई थी, उसको आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, ठीक है, उस वीडियो को बहुत प्यार दिया और काफ़ी सारे क्वेश्चंस वहाँ से देखने को डायरेक्ट आप सभी को मिले हैं क्वेश्चंस पेपर में, ठीक है। उसका भी लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप उसको भी देख के जा सकते हैं। एग्जाम से कुछ दिन पहले अगर आपको देखना, आप उसको देखिए, लेक्चर को देखिए, अगर आप कहेंगे तो डायरेक्ट उसी का जो आंसर शीट होगा उसको हम यहाँ पे आपको सॉल्व कराएंगे, ठीक है। तो ये रहा आप सभी का रिवेटिंग अरेंजमेंट, ठीक है। टाइप्स ऑफ रिवेट जॉइंट हो गया, रिवेटिंग अरेंजमेंट हो गया, टाइप्स ऑफ रिवेट हो गया, सारी चीज़ें हमने देखी। अब क्या बात करते हैं, कुछ डेफिनेशंस की बात कर लेते हैं, ठीक है, जो कि यहाँ पे काम आने वाली जब भी आप डिजाइन करेंगे, ठीक है। उन डेफिनेशंस को देख लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं फेलियर के बारे में, ठीक, कौन कौन से फेलियर होते हैं रिवेट में, प्लेट में, कैसे फेल होता है जब भी हम जॉइंट बनाते हैं। जॉइंट में देखिए, जब भी हम जॉइंट बनाएंगे, जॉइंट में 2 चीज़ें फेल हो सकती हैं। क्या क्या चीज़ें हम ज्वाइन कर रहे हैं, प्लेट को ज्वाइन कर रहे हैं, किससे ज्वाइन कर रहे हैं, रिवेट से ज्वाइन कर रहे हैं, तो या तो प्लेट फेल होगी या तो रिवेट फेल होगा, 2 ही चीज़ें फेल होगी वहाँ पे। अब रिवेट कैसे फेल होगा और प्लेट कैसे फेल होगा, दोनों के बारे में हम नेक्स्ट आगे बात करते हैं। सबसे पहले तब तक हम बात कर लेते हैं किसके बारे में, तब तक हम बात करते हैं कुछ डेफिनेशंस के बारे में, ठीक है। इंपॉर्टेंट टर्म्स जो कि यूज होते हैं, देखिए इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस की बात कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले नॉमिनल डायमीटर और ग्रॉस डायमीटर, क्या डिफरेंस होता है, दोनों की बात कर लेते हैं, ठीक है। नॉमिनल डायमीटर ऑफ रिवेट, एक नॉमिनल डायमीटर ऑफ रिवेट, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम, हिंदी में बोलते हैं रिवेट का आकलित व्यास, मतलब कि रिवेट का आकलित व्यास। अब हिंदी हमको इतना नहीं समझा आकलित मतलब क्या यहाँ पे कहना चाहे, ठीक है। तो नॉमिनल डायमीटर मतलब समझ आते हैं आपको,
रिवेट की सैंक का जो व्यास, ठीक है, रिवेट हमने आपको बताया कि रिवेट डायमीटर भी सैंक का डायमीटर भी आपको हमने थोड़ी देर पहले बताया, तो सेम वही चीज़ हमारा नॉमिनल डायमीटर कहता है। अब जानिए रिवेट की जो आपको डेफिनेशन लिखनी है, रिवेट की सैंक का ठंडी अवस्था में जो डायमीटर होता है, व्यास होता है, रिवेट की सैंक का जो डायमीटर होता है ठंडी अवस्था में, वो हमारा नॉमिनल डायमीटर होता है, जिसको हम फाई से लिखते हैं। ठीक है, रिवेट की सैंक का ठंडी अवस्था में डायमीटर क्या कहलाता है? नॉमिनल डायमीटर। क्या कहलाता है? नॉमिनल डायमीटर कहलाता है। क्या नॉमिनल डायमीटर कहलाता है? रिवेट की सैंक का ठंडी अवस्था में डायमीटर, मतलब कि जब उसको इंस्टॉल नहीं किया गया उस अवस्था में क्या कहलाता है? वो नॉमिनल डायमीटर ऑफ रिवेट करता है, जिसको हम फाई से प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट आता है ग्रॉस डायमीटर ऑफ रिवेट। ठीक है, ग्रॉस डायमीटर ऑफ रिवेट। अब ग्रॉस डायमीटर जिसको हमने डी से बनाया, डी क्या होता है? अब फिर वही चीज़, अगर 25 mm तक है, मतलब 25 mm से छोटी है, 25 mm है तो 1.5 mm ऐड कर देंगे, और 25 mm से बड़ा है तो 2 mm ऐड कर देंगे। सेम वही चीज़ होता है ग्रॉस डायमीटर। ग्रॉस डायमीटर क्या होता है? मतलब कि सकल व्यास, रिवेट का सकल व्यास। रिवेट को प्लेट में छिद्र से धंसाने के बाद उसके सैंक सिरे को शीर्ष बनने के प्लेट छिद्र में पूरा सैंक फिट हो जाए तो यह व्यास सकल, वही मतलब कि कितना डायमीटर, उसको जो होल का डायमीटर है वही हमारा सकल, मतलब कि ग्रॉस डायमीटर ऑफ रिवेट कहलाता है। बस इतना याद रखिए, बाकी आप लिख सकते हैं इसके बारे में बना के। बाकी आप सभी को इसकी नोट्स भी प्रोवाइड की गई, प्रॉपर इसकी नोट्स आप सभी को टेलीग्राम ग्रुप पर प्रोवाइड किया गया। ठीक है, आप वहाँ से देख के इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या हमारे पास डेफिनेशन आती है? पिच। पिच या फिर गेज। थर्ड बात करते हैं पिच। अब पिच की बात, पिच को बात करने के लिए हमको एक फिगर बनाना पड़ेगा, उस फिगर को बनाते हैं फिर आपको समझाते हैं पिच क्या होता है। ठीक है, ये एक प्लेट है। ठीक, क्या है? ये एक प्लेट है। अब इस प्लेट को ज्वाइन किया गया। ठीक, कैसे ज्वाइन किया गया? ऊपर रख के। ठीक, ये प्लेट, ये जो प्लेट दिख रही है, देखिए ये जो डॉटर दिख रहा है, ये एक प्लेट रखा गई है नीचे। ठीक है, इसको ऊपर से ये दूसरी प्लेट रखी गई है। ठीक है, क्या ये एक नीचे प्लेट रखी गई, फिर इसके ऊपर से ये दूसरी प्लेट रखी गई, मतलब कि ऐसे करके प्लेट रखी गई है। कैसे बात करते हैं? अगर ऐसे ऐसे करके प्लेट को रखा गया, ठीक है, तो जब ऐसे करके प्लेट को रखा गया तो ये नीचे वाला, अगर इसको नीचे रख देते हैं, ठीक, तो ये नीचे वाला का जो ये लाइन है, इसको ये नहीं दिख रही है हमको, ये लाइन हमको नहीं दिख रही। इसी को क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे डॉटेड बना रहे हैं, इसी को क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे डॉटेड बना रहे हैं, और ये ऊपर वाले हमको यहाँ पे इसकी दिख रही है, तो ये चीज़ हमको फुल बना रहे हैं। ठीक है, तो ये समझने की आप कोशिश कीजिएगा। ठीक है, ये होगा। अब इसमें क्या क्या हमने रिवेट लगाया? एक रिवेट, दो रिवेट, तीन रिवेट, चार रिवेट, पांच रिवेट, 6 रिवेट लगाया, 2 लाइन ऑफ रिवेट लगाया। ठीक है, 6 रिवेट लगाया, 2 लाइन ऑफ रिवेट लगाया। ठीक है, समझने की कोशिश कीजिए। अभी इसके बारे में बात करते हैं कि लाइन ऑफ रिवेट कैसे क्या होता है। ठीक है, इसके बारे में टोटल बात करेंगे। ठीक है, अब पिच की बात कर देते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम? फोर्स ले गए। ठीक है, दो रिवेट के सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, 2 रिवेट के सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस को हम पिच बोल देते हैं। कब? जब उस डिस्टेंस को फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन की पैरेलल डायरेक्शन में लिया जाए। ठीक है, क्या डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं इसकी? 2 क्रमागत रिवेटों के बीच संरचनात्मक बल के समांतर, ठीक है, जो स्ट्रक्चरल फोर्स है, ठीक है, जो स्ट्रक्चरल फोर्स के पैरेलल 2 रिवेट के डायरेक्शन में, ठीक है, जब हम
दो रिवेट के सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस को मेजर करते हैं तो उसको हम पिच बोल देते हैं। मतलब कि ये डिस्टेंस जो होता है ये हमारा पिच होता है, जिसको हम पी से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसको स्मॉल पी से डिनोट करते हैं। ठीक है, डेफिनेशन क्या हो सकती है? डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव रिवेट्स मेजर्ड पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन टू रिवेट। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव रिवेट्स मेजर्ड पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ये तो फोर्स क्या है? ऐसे लग रहा है, इसके पैरेलल दो रिवेट ये लगे हुए हैं, इनके बीच सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ये इसके पैरेलल है, तो ये हमारा पिच कहलाता है। गेज डिस्टेंस क्या होता है? थर्ड फोर्थ हमारे पास आता है गेज डिस्टेंस, जिसको हम स्मॉल जी से प्रदर्शित करते हैं, गेज डिस्टेंस। अब गेज डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव रिवेट्स। ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ perpendicular to the force। distance between two consecutive rivets in the direction of perpendicular to the force। ये फोर्स लगा इसके परपेंडिकुलर, ये दो रिवेट हो गए, इनके बीच सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस गेज डिस्टेंस कहलाता है। ठीक है, ये हो गया। अब एंड डिस्टेंस क्या होता है? ठीक है, क्या एंड डिस्टेंस? फिफ्थ बार कर लेते हैं। एंड डिस्टेंस, एक होता है एंड डिस्टेंस और दूसरा होता है एज डिस्टेंस। क्या? एज डिस्टेंस। एज मतलब किनारा, एंड मतलब अंत। ठीक है, अब ये प्लेट कहाँ पे? ये जो प्लेट है ऊपर वाली प्लेट यहाँ पे आके खत्म हो रही है, तो ये जो डिस्टेंस होगा सेंटर टू सेंटर, जो रिवेट के सेंटर से लेके एंड ऑफ द प्लेट तक की जो डिस्टेंस होती है इसको एंड डिस्टेंस बोल देते हैं। ठीक है, ये क्या होगा? एंड डिस्टेंस हो गया। ठीक है, और इसको लिखना चाहे तो ये भी पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स होता है। और अगर एज डिस्टेंस की बात करते हैं, ये किनारा हो गया, किसका? प्लेट का किनारा। ठीक है, ये अंत, यहाँ पे प्लेट खत्म हो जाएगी, यहाँ पे किनारा है ये, तो यहाँ सेंटर से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस होता है इसको बोल देते हैं हम एज डिस्टेंस। क्या? एज डिस्टेंस परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ये हमारा एज डिस्टेंस कहलाता है। ये हमारे कुछ डेफिनेशंस रहे। ठीक है, अब अगर हम बात कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे पिच की बात कर लेते हैं, क्योंकि पिच अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, पिच की बात करते हैं, इसको सारा मिटा के। अच्छा चलिए बात करते हैं, पिच की बात करते हैं। तो पिच कितना रखा जाता है? ठीक है, पिच जो नॉर्मली रखा जाता है, पिच की जो वैल्यू होती है हमारे पास, मिनिमम पिच। ठीक है, मिनिमम पिच कितना रखा जाता है? मिनिमम पिच की अगर बात कर लेते हैं तो ये 2.5 × 5 होता है। ठीक है, कितना? 5। जो डायमीटर ऑफ शंख है, डायमीटर ऑफ शंख का 2.5 गुना हमारे पास क्या होता है? मिनिमम पिच इतना होना चाहिए। मतलब ये जो डिस्टेंस होना चाहिए कम से कम तो इतना होना चाहिए। जैसे अगर 10 mm का हमारे पास रिवेट है तो 25 mm कम से कम दो रिवेट के बीच की दूरी होनी चाहिए, कम से कम 25 mm। और मैक्सिमम कितना हो सकता है? अगर हम कम से कम बता रहे हैं तो मैक्सिमम तो बताना पड़ेगा ना, कि ज़्यादा से ज़्यादा आप इतना रख सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं रख सकते। तो उसके बारे में बात कर लेते हैं, वो भी हमारा फिक्स होता है, जो कि IS कोड बताता है। ठीक है, मिनिमम पिच इतना हो गया। मैक्सिमम पिच की अगर बात कर लेते हैं, ठीक है, मैक्सिमम पिच की बात कर लेते हैं तो दो तरीके से होता है। एक तो टेंशन लोड अगर उस पर आ रहा है, ठीक है, टेंसाइल फोर्स लग रहा है तब, एक तो अगर कंप्रेशन फोर्स लग रहा है उस पर तब, दो तरीके से। अगर कंप्रेशन फोर्स लग रहा है, ठीक है, कंप्रेशन लिख देते हैं यहाँ पे हम। कंप्रेशन के केस में 12T और 200 mm, इन दोनों में से जो भी मिनिमम है, क्या, जो भी मिनिमम है। अगर टेंसाइल के केस में बात करते हैं 16T और 200 mm, इन दोनों में से जो भी मिनिमम।
ये मिनिमम और मैक्सिमम पिच का क्राइटेरिया है, ये आप जरूर याद रखिएगा, क्योंकि जब भी आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे इन दोनों क्राइटेरिया को चेक करना पड़ेगा। ठीक है, जब आप डिजाइन करेंगे तो इन दोनों क्राइटेरिया को आप चेक करेंगे कि ये दोनों क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं। इन दोनों के बीच में आपकी वैल्यू अगर आ रही है तो वो पिच हम लेंगे, लेकिन अगर जो कि हमारा जो पिच है 12T और 200 या फिर 16T और 200 mm से ज़्यादा आ रहा है और या फिर 2.5 से कम आ रहा है तो उसको हम क्या करेंगे, नहीं लेंगे। ठीक है, फिर से उसको डिजाइन किया जाएगा ताकि जो हमारा पिच है इन दोनों के बीच में आ जाए। यहाँ पे टी क्या, थिकनेस ऑफ द प्लेट। ठीक है, थिकनेस ऑफ द प्लेट, टी क्या हो गया, थिकनेस ऑफ द प्लेट होता है। थिकनेस ऑफ द प्लेट कौन से मेंबर का, जैसे हमारे दो मेंबर जो है हमारे पास एक 10 mm का है और एक 12 mm का, हम दो प्लेट यूज़ कर रहे हैं। एक 10 mm का है और एक हमारे पास 12 mm का। तो यहाँ पे मिनिमम जो थिकनेस ऑफ होगा प्लेट वो हमारा टी होता है, स्मॉल टी, मिनिमम थिकनेस ऑफ द प्लेट होता है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ आएगा कि पिच का क्राइटेरिया कैसे लिया जाता है। मिनिमम पिच 2.5 टाइम्स ऑफ फाई, कहीं आपको डी देखने को मिलेगा जो कि ग्रॉस डाया होता है। ग्रॉस डाया आपको नहीं लेना है, फाई लेना है। कौन सा, नॉमिनल डाया जो कि सैंक का डाया होता है। ठीक है, मैक्सिमम पिच क्या होता है, कंप्रेशन के केस में 12T और 200 mm, इन दोनों में से जो भी मिनिमम है, और टेंसाइल के केस में बात करते हैं 16T और 200 mm, इन दोनों में से जो मिनिमम है। ठीक है, ये हो गया। अब ये क्राइटेरिया थोड़ा सा और अभी चेंज होता है नेक्स्ट स्टैगर्ड रिवेट के केस में, जिसको आप जिग जैग रिवेटिंग बोलते हैं। उस केस में ये क्राइटेरिया 50% से बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, लेकिन आप सभी को उसके बारे में नहीं पढ़ना है यहाँ पे। ठीक है, तो वो चीज़ आपको आप नहीं याद रखें। ठीक है, ये इतना रहा। ठीक है, अब ये डेफिनेशंस आपको समझ आएंगे। ये चीज़ें, ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हो जाती हैं आप सभी के लिए। ठीक है, ये 4 डेफिनेशन बहुत जरूरी हो जाती हैं, पिच, गेज एंड डिस्टेंस, एज डिस्टेंस, और ये पिच का क्राइटेरिया, ये आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, आपको इतना चीज़ समझ में आएगा। स्टैगर्ड पिच, वही स्टैगर्ड पिच की अगर बात करें तो ठीक, वही करें ना हमने स्टैगर्ड रिवेट के केस में। जब हम पिच लेंगे, ठीक है, देखिए एक रिवेट यहाँ लगा, दूसरा रिवेट यहाँ, तीसरा रिवेट यहाँ। अब इन दोनों रिवेट के बीच में, चूंकि ये स्टैगर्ड है, ठीक है, रिवेट क्या है, ये स्टैगर्ड लगा हुआ है, एक रिवेट यहाँ, कुछ अरेंजमेंट नहीं सही है, तो इन दोनों के बीच की जो दूरी होगी ये स्टैगर्ड पिच कहलाती है। ठीक है, स्टैगर्ड रिवेट हो गया, स्टैगर्ड रिवेट के बीच में स्टैगर्ड पिच हमारा हो जाता है। ठीक है, तो इस केस में क्या करते हैं हम, इस पिच को, जो मैक्सिमम पिच का क्राइटेरिया, मिनिमम तो सेम रहेगा, मैक्सिमम पिच का क्राइटेरिया 50% से बढ़ा जाएगा। मतलब कि ये जो हो जाएगा, ये हमारा 16T और 300 mm हो जाएगा, ये हमारा 2040 मतलब 24T या फिर 300 mm हो जाता है स्टैगर्ड पिच के केस में। ठीक है, और यहाँ पे एक डेफिनेशन और बात कर लेते हैं, टैक रिवेट। ठीक, देखिए दो हमारे पास दो तरह का रिवेट होता है, एक टैक रिवेट होता है, एक स्ट्रक्चरल रिवेट होता है। ठीक, टैक रिवेट क्या होता है, टैग रिवेट एक होता है, एक होता है स्ट्रक्चरल रिवेट। दो तरह का हमारे पास रिवेट होता है। अब स्ट्रक्चरल रिवेट क्या होता है, देखिए ध्यान दीजिएगा, ये तो मेंबर हमारे पास है। ठीक है, 3 मेंबर हम ले लेते हैं, ये 3 मेंबर हमारे पास है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे बीच में गैप है। ठीक है, आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे बीच में क्या है, ये गैप है। ये तो 3 मेंबर हमारे पास, हमने इसको ज्वाइन किया। ठीक है, ये प्लेट है, ये प्लेट, ये प्लेट, ये प्लेट। ठीक है, ये दोनों कवर प्लेट मान लेते हैं और ये क्या होगा, मेन प्लेट मान लेते हैं। अब इसको यहाँ पे जब ज्वाइन करेंगे, यहाँ पे जब ज्वाइन करेंगे, चूंकि यहाँ पे देखिए जब आप इसको यहाँ पे ज्वाइन करेंगे तो ये तीनों को ज्वाइन करेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कोई ज्वाइन करने का कोई मतलब नहीं, बस यहाँ पे ज्वाइन करेंगे हम ताकि ये मेंबर को साथ में लिए रहे। तो यहाँ पे जो रिवेट होगा ये लोड बियर करेगा, लोड जो स्ट्रेंथ है वो इसकी काउंट की जाएगी, लेकिन यहाँ पे जो रिवेट लगाया जाएगा ये केवल दोनों मेंबर को ज्वाइन करने के लिए यूज किया जाएगा। तो उस रिवेट को क्या बोलते हैं हम, टैक रिवेट बोलते हैं। मतलब कि ऐसी रिवेट जो कि लोड नहीं बेयर करती है, केवल मेंबर्स को ज्वाइन कर, मतलब कि
ज्वाइन रखने का कार्य करती है, ज्वाइंट करने का कार्य करती है, उसको टैक रिवेट बोलते हैं। और स्ट्रक्चरल रिवेट वे रिवेट जो लोड भी कैरी करते हैं उसको हम स्ट्रक्चरल रिवेट बोल देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया। बाकी लैब क्या होता है ये आपको पता ही, लैब ने आपको बता ही दिया। ठीक है, आपकी इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम बात करते हैं कुछ एजम्पशंस होते हैं जब भी हम डिजाइन करते हैं। ठीक है, रिवेट कनेक्शन को जब डिजाइन करते हैं कुछ एजम्पशंस लिए जाते हैं। ठीक है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। कभी कभी एजम्पशंस भी पूछ लेता है आपके एग्जाम में, तो सारी चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। बाकी अगर वीडियो आपको पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिए। बाकी और क्या ही करना है, आपको पढ़ना है, शेयर करना है वीडियो को। ठीक है, अब बात करते हैं एजम्पशंस इन रिवेट कनेक्शन। एजम्पशंस मीन्स मान्यताएं जो कि होती नहीं है लेकिन हम मान लेते हैं। एजम्पशंस इन रिवेटेड कनेक्शन। ठीक है, एजम्पशंस इन रिवेटेड कनेक्शन। रिवेट कनेक्शन में कौन कौन से एजम्पशंस होती है? मान लेते हैं हम, पहला एजम्पशन क्या मान लेते हैं कि जो प्लेट हम ज्वाइन कर रहे हैं उनके बीच में फ्रिक्शन बिल्कुल नहीं है, घर्षण बिल्कुल नहीं, जो कि होता है। जाहिर सी बात है, कोई भी चीज़ दो चीज़ों को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे और उसको अगर सरकेगा वो, तो जाहिर सी बात है उसमें कुछ ना कुछ फ्रिक्शन आएगा ही आएगा। लेकिन हम मान लेते हैं कोई इसमें फ्रिक्शन नहीं, फ्रिक्शन को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं प्लेटों के बीच घर्षण को नगण्य अथवा शून्य मान लिया जाता है। मतलब कि फ्रिक्शन बिटवीन टू प्लेट्स आर नेग्लेक्टेड। फ्रिक्शन बिटवीन टू प्लेट्स इज नेग्लेक्टेड। ठीक है, क्या करते हैं उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। नेक्स्ट क्या मान लेते हैं? ठीक है, जो रिवेट लगे हैं, ठीक है, जो रिवेट लगे हुए हैं, जैसे कि ये जो रिवेट लगे हुए हैं, हम क्या मान लेते हैं कि हर एक रिवेट, प्रत्येक रिवेट समान लोड कैरी कर रहा है। अगर मान लेते हैं इस पे 600 न्यूटन का लोड लग रहा है, कितना? 600 न्यूटन का लोड लग रहा है, तो हम ये मान के चलते हैं कि एक रिवेट 100 न्यूटन का लोड बियर करेगा। ठीक है, मतलब कि प्रत्येक जो रिवेट होगा वो हमारा 100 न्यूटन का लोड बियर करके चलेगा। मतलब कि यहाँ पे हम मान लेते हैं क्या कि जो प्रत्येक रिवेट समान लोड सहन करता है। ठीक है, ये दूसरा एजम्पशन हो गया। ठीक है, एवरी रिवेट बियर सेम लोड, ये हम मान कर चलते हैं। फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है कि इस पे जो बेंडिंग स्ट्रेस होता है वो हम नेग्लिजिबल मान लेते हैं। ठीक है, बेंडिंग स्ट्रेस नेग्लेक्ट कर देते हैं। फोर्थ क्या होता है? फोर्थ हम मान लेते हैं कि जो शियर स्ट्रेस होता है, ठीक है, शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, उसको हम सेम मान लेते हैं। ठीक है, शियर स्ट्रेस एट क्रॉस सेक्शन ऑफ प्लेट इज सेम मान लेते हैं, जबकि होता नहीं है ऐसा। ठीक है,